परिस्थिति बदले और सरकार आपको इसके पूर्व ही छोड़ दे तो मुझे सबसे अधिक खुशी होगी। अंग्रेजी सरकारी अंग्रेजी की सरकार के खिलाफ गांधी जी अहिंसात्मक लड़ाई लड़ते थे, उनका सम्मान करते थे क्योंकि वे सत्यवादी और निश्चल महापुरुष थे। 6 वर्ष की सजा काटने के लिए गांधी जी को यरवदा जेल में रखा गया। वहाँ उन्होंने जेल के नियमों का पालन किया, चरखा के सिवाय और किसी चीज़ की मांग नहीं की। उन्होंने अपना समय चरखा काटने के अतिरिक्त महान लेखकों के ग्रंथों के अध्ययन में व्यतीत किया। सभी धर्मों के ग्रंथों के वे पारायण करते थे। एक रात उनके पेट में असह्य पीड़ा हुई। जेल में अंग्रेज सर्जन ने उनकी परीक्षा की और उसे ऐसा जान पड़ा यदि तुरंत शल्य क्रिया न की गई तो उनके प्राण खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए उसने सरकार की अनुमति के लिए बिना शल्य क्रिया कर हाथ पुछ काट डाला। इसके बाद भी गांधी जी का स्वास्थ्य सुधर नहीं रहा था। सरकार उन्हें जेल में मरने देना नहीं चाहती थी, अतः वे सजा पूरी होने से पूर्व ही छोड़ दिए गए। छूटने के बाद वे बम्बई में कुछ समय तक रहे, जहां उन्होंने अपना स्वास्थ्य सुधारा। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेसियों के पास उस समय एक ही कार्यक्रम रह गया था, वह था कौंसिलों में जाकर सरकार के काम में अड़ंगे डाल उन्हें भंग करने का। कुछ कांग्रेस जन कौंसिल प्रवेश के पक्ष में नहीं थे। यह रही यरवदा जेल, जहां पर महात्मा गांधी जी रहे। दोनों गांधी जी से जब सलाह लेना है तो उन्होंने दोनों को अपना अपना मार्ग ग्रहण करने की छूट दे दी। स्वयं रचनात्मक कार्यों में लग गए। उनके रचनात्मक कार्य थे चरखा, खादी, ग्राम सुधार, नशाबंदी, हरिजनोद्धार, हिंदू मुस्लिम एकता आदि। सन 1924 में जब देश में हिंदू मुस्लिमों में सांप्रदायिक संघर्ष हुआ तो उन्हें आंतरिक पीड़ा हुई। वे संघर्ष के क्षेत्र दिल्ली में गए और वहाँ मुसलमान नेता के घर रहकर उन्होंने 21 दिन का उपवास किया। जब हिंदू मुसलमान दोनों ने भाई भाई के समान रहने का उन्हें आश्वासन दिया, तब मुस्लिम भाई के हाथ से संतरे का रस ग्रहण कर उपवास तोड़ा। देश में जब जब हिंसा भड़क उठती, गांधी जी उपवास द्वारा आत्मशुद्धि किया करते। गांधी जी ने जनता के हृदय को शुद्ध करने के लिए देशव्यापी यात्रा की। वे कहते थे, जब तक हम अपनी शुद्धि नहीं कर लेंगे, स्वराज्य के अधिकारी नहीं होंगे। अपनी सभाओं में खादी प्रचार और हरिजनोद्धार पर बराबर बल देते थे और सभा की समाप्ति पर जब इन कार्यों के लिए आर्थिक सहायता की अपील करते, तब अनेक स्त्रियां अपने आभूषण उतारकर उन्हें भेंट कर देती थी। गांधी जी ने आत्मशुद्धि पर बहुत अधिक बल दिया है, क्योंकि स्वाधीनता के लिए शुद्ध व्यक्ति ही योग्य होंगे, ऐसा उनका मानना था। यह एक उनकी बहुत बड़ी शक्ति थी, बहुत बड़ा प्रयोग था, जिसके द्वारा वह भारत के लोगों की आत्मशुद्धि करना चाहते थे, ताकि वे उस काबिल बने, उस महान स्वराज्य की अवधारणा को साकार करने के योग्य बने जो स्वाधीनता के समय उनको प्राप्त होगी। उनके प्रत्येक कार्य को शुद्ध, पवित्र बनाना चाहते थे। गांधी जी का चरखा प्रेम। गांधी जी ने यरवदा जेल से छूटने के बाद ही कहा था कि मैं कांग्रेस और राजनीति से अलग होना चाहता हूं, परंतु कांग्रेस जन उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। सन 1924 में बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन होने वाला था। कांग्रेस नेता गांधी जी को उसका सभापतित्व स्वीकारने का जब बहुत आग्रह करने लगे, तब वे उसके लिए इसी शर्त पर तैयार हुई कि कांग्रेस को चरखा और खादी को अपनाने का कार्यक्रम स्वीकारना होगा। उसके सदस्यों को खादी पहननी होगी, साथ ही 1 घंटा चरखा भी चलाना होगा। सन 1924 से खादी कांग्रेस सदस्यों की पोशाक बन गई, जो आज तक बनी हुई है। सन 1926 में जब उनकी कांग्रेस अध्यक्षता का कार्यकाल समाप्त हो गया, तब उन्होंने 1 वर्ष के लिए राजनीतिक मौन धारण कर लिया और साबरमती आश्रम में रहकर यंग इंडिया, नवजीवन पत्र द्वारा ब्रह्मचर्य, बाल विवाह,
विधवा अछूतोद्धार, हिंदू मुस्लिम एकता आदि विषयों पर अपने विचार प्रकट करते रहे। गांधी ने समाज सुधार के रचनात्मक कार्यों के सिलसिले में देश भर में दौरा किया। जहाँ जहाँ वे गए वहाँ वहाँ उन्हें अस्पृश्यता निवारण, मद्य निषेध और खादी पर व्याख्यान दिए। किसी किसी दिन वे 20-25 सभाओं में बोलते थे। एक दिन जब व्याख्यान देकर लौटे तो बेहोश हो गए। डॉक्टर की सलाह से उन्होंने 2-3 दिन विश्राम किया और फिर दौरा प्रारंभ कर दिया। दौरे में उनके साथ उनकी अंग्रेजी शिष्या मीराबेन और निजी सचिव महादेवभाई देसाई सदा रहते थे। महादेवभाई उनके इतने निकट थे कि गांधी जी क्या सोच रहे हैं, क्या सोच सकते हैं, इसे भांप लेते थे। मीराबेन उनकी भोजन और आवास की व्यवस्था करती थीं। उन्होंने थोड़ी बहुत हिंदी सीख ली थी, जिससे वे गांव में जाकर लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश करती थीं। सभाओं में गांधी जी जब भाषण समाप्त करते तब झोली फैलाकर दरिद्र नारायण के नाम पर दान की मांग करते और जनता नोटों, रुपयों और पैसों की वर्षा से उनकी झोली भर देती। महिलाएं तो अपने बहुमूल्य आभूषण तक उनके सामने उतार देती। गांधी जी प्रत्येक पैसे का हिसाब रखते थे। जो व्यक्ति हिसाब में लापरवाही बरतता वे उसे क्षमा नहीं करते थे। एक बार दक्षिण भारत से एक कार्यकर्ता उनके पास आया, कहने लगा, बापू, जो कुछ चंदा मिला था मैंने उसे ठीक जमा कर दिया है, उसमें एक पैसा भी नहीं उठाया। फिर भी हिसाब जांचने वाले मुझ पर 1000 रुपया लेना बताया। मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की। अब मैं क्या करूँ? गांधी जी ने कहा, यदि तुमने हिसाब ठीक नहीं रखा है तो मैं क्या करूँ? तुम्हें 1000 रुपया भरना होगा। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, बापू, मेरे पास तो घर लौटने के लिए कौड़ी भी नहीं, तो पैदल जाओ, मैं तुम्हें कोई सहायता नहीं दे सकता। बापू का स्वभाव फूल सा कोमल था और वज्र सा कठोर सा भी था। हिसाब किताब में या अन्य नैतिक आचरणों में ढिलाई करने वाले के प्रति वे जरा भी दया नहीं दिखलाते थे। यात्रा में अधिक परिश्रम के कारण उनका रक्तचाप बढ़ जाया करता था। इस बार भी जब वे बहुत कमज़ोर हो गए तो डॉक्टरों की सलाह से विश्राम करने के लिए मैसूर चले गए। एक दिन जब गांधी जी मैसूर में विश्राम कर रहे थे तभी एकाएक वाइसराय लॉर्ड इरविन का पत्र उन्हें मिला, जिसमें उन्हें दिल्ली बुलाया गया था। गांधी जी जब दिल्ली गए तो इरविन ने उन्हें अपने कमरे में बैठाकर एक टाइप किया हुआ पत्र दिया। उसमें लिखा था कि ब्रिटिश सरकार को बाहर शासन सुधार की दूसरी किस्त देने से पूर्व परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए कमीशन भेजना चाहती है। कागज गांधी जी के हाथ में देकर इरविन उनकी ओर देखने लगे, यह जानने के लिए उन पर पत्र का क्या असर हुआ। गांधी जी ने इरविन की ओर देखकर कहा, क्या और भी कुछ काम है? इरविन ने कहा, नहीं। गांधी जी चुपचाप वाइसराय की कोठी से अपने निवास स्थान पर लौट आए। ब्रिटिश सरकार ने जो कमीशन नियुक्त किया था उसमें एक भी भारतीय सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था। कांग्रेस के नेताओं को ऐसा प्रतीत हुआ कि अंग्रेज सरकार की नीयत स्वराज देने की नहीं है। वह कमीशन के द्वारा खिलाफ रिपोर्ट प्राप्त कर बात को टाल देना चाहती है। इस कमीशन का भारत के सभी दलों ने विरोध करने का निश्चय किया। कमीशन के प्रमुख साइमन थे, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। जब 3 फरवरी 1928 को वह बम्बई पहुंचा तब उसे कहीं भी स्वागत के चिन्ह नहीं दिखाई दिए। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के पोस्टर और सुनाई पड़े साइमन गो बैक शब्द। जो अंग्रेजी नहीं जानते थे वे भी 3 शब्द सीखकर साइमन गो बैक चिल्लाने लगे। कमीशन जहाँ गया काले झंडे विरोधी नारों से उनका स्वागत किया गया। किसी प्रतिष्ठित भारतीय ने उससे भेंट नहीं की, परंतु पुलिस ने स्थान स्थान पर विरोध जुलूसों पर लाठियों की वर्षा अवश्य की। लाहौर में विरोध जुलूस का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस नेता लाला लाजपत राय पर भी लाठियां का घातक प्रहार किया, जिससे कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के बाल लाल और पाल की त्रयी मशहूर थी। बाल लाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल और लाल से लाला लाजपत राय का आशय था। सरकार की दमन नीति से जनता गांधी जी से पुनः सत्याग्रह आंदोलन की मांग करने लगी।